एक्सपोर्ट का प्रोसेस जो होता है वो न्यूक्लियर इंपोर्ट से इस तरह से ऑपोजिट होता है कि न्यूक्लियर इंपोर्ट के दौरान तो रैन जीटीपी जो है वो प्रोटीन की को अलहदा कर रहा था रिसेप्टर प्रोटीन से, लेकिन न्यूक्लियर एक्सपोर्ट में जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट प्रोटीन है उसके साथ ही जो जिस प्रोटीन को बाहर न्यूक्लियस से भेजना है उसकी अटैचमेंट को ये प्रमोट करेगा, बजाय इसके कि उसके अलहदा होने को प्रमोट करे, ये उसके अटैचमेंट को प्रमोट करेगा। और इस तरह से ये तीनों चीज़ें रैन जीटीपी, वो प्रोटीन जिसने न्यूक्लियस से बाहर जाना है, और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट जो रिसेप्टर है, ये तीनों एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और फिर वो कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूव करेगा वैसे ही एफजी रिपीट्स के साथ अटैच होके और डिसोसिएट होके। और जब ये साइटोसोल में पहुंच जाएगा वहां पे क्या होगा कि वहां पे मौजूद होंगे रैन गैप और रैन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं इन तीनों चीज़ों को, इस कॉम्प्लेक्स को यानी कि वो तोड़ देंगी और सारी कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देंगी। तो प्रोटीन तो साइटोसोल में चली जाएगी और अपना काम करेगी जिसके लिए वो बनी है, और जो है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, वो अब दोबारा यूज़ हो सकता है, या जैसे मतलब उसको दोबारा न्यूक्लियस के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि वह दोबारा इस्तेमाल हो सके, उसके साथ कोई और प्रोटीन बाहर लाई जा सके। और जो रैन जीटीपी है वो लेकिन मजीद ब्रेक डाउन होकर रैन जीडीपी बन जाएगा और फास्फेट अलहदा हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस न्यूक्लियर इंपोर्ट और न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एक्सप्लेन किए हैं साइड बाय साइड डायग्रामेटिकली समझने के लिए। कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये कंट्रोल कैसे होते हैं, मतलब इनको कंट्रोल करने की वजह बेसिकली क्या है वो यहाँ पे बताई हुई है कि जो जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनको बाज़ ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं तो उन्हें सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ऑन करना होता है, अदरवाइज उन्हें ऑफ रखना होता है, या फिर सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ऑफ करना होता है, अदरवाइज ऑन रखना होता है। तो इस काम के लिए जो कंट्रोलर्स होते हैं उन प्रोटीन्स को यहाँ तो न्यूक्लियस से बाहर रखा जाता है कि वो जीन्स तक पहुंचे ही नहीं, डीएनए तक पहुंचे ही नहीं, या फिर उनके जो सिग्नल्स हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स और इनके एक्सपोर्ट सिग्नल्स, इनको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो उनकी फास्फोराइलेशन करवाई जाती है ताकि जो जैसे भी ज़रूरत है उन्हें ऑन करना है तो फॉस्फेट वहाँ से हटा दिया जाता है, और अगर उन्हें ऑफ करना है तो उनके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है ताकि वो प्रोटीन्स काम ना कर सकें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि कुछ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जिनका काम तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन वो बाइंड करके इनहिबिटरी प्रोटीन्स के साथ साइटोसोल में रखी जाती हैं, न्यूक्लियस के बाहर रखी जाती हैं, ताकि जब तक उनकी ज़रूरत नहीं है वो न्यूक्लियस में ना पहुँचे और जो जिस भी जीन को वो रेगुलेट करती हैं वैसा फंक्शन अभी ना हो। जब सिग्नल आएगा तब उनके साथ से वो प्रोटीन हटा दी जाती है, इनहिबिटरी प्रोटीन जो होती है, इनहिबिटरी प्रोटीन जो होती है, और फिर उसको वापस जीन रेगुलेटरी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है और अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि उसका जो एनएलएस है उसको मास्क कर दिया जाए। एनएलएस हमने पढ़ा था कि वो सिग्नल होता है जो कि उसको न्यूक्लियस के अंदर भेजने में मदद करता है। तो अगर पूरी प्रोटीन को बाइंड करने की या उसको बांध के रखने की जरूरत ना की एनर्जी ना हो सेल के पास, तो एनएलएस को मास्क कर दो सिर्फ, तो भी काम हो जाता है, क्योंकि जब उसको वो रास्ता बताने वाला ही नहीं है तो प्रोटीन अंदर कैसे जा सकती है न्यूक्लियस के। लेकिन जब सिग्नल आता है सेल में, when cells receive the signal, the gene regulatory protein is released and transported into the nucleus. यहाँ पे उसकी एक डायग्रामेटिकल एग्जांपल दी हुई है कि ये प्रोटीन है और इसने अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो यहाँ पे इसका एनएलएस मौजूद होता है, जहाँ पे ये 3 फास्फेट्स ग्रुप्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे। लेकिन जब फास्फेट लगे होते हैं तो वो मास्क हो जाता है। जब कोई सिग्नल आता है और कैल्शियम की तादाद ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर, तो फिर ये एक्सपोज हो जाता है और इसके साथ एक जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो भी आके अटैच हो जाती है और उसकी वजह से ये अंदर मूव कर जाता है। लेकिन जब इसका काम यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ख़त्म हो जाता है तो फिर से फॉस्फेट आके इसके साथ अटैच हो जाते हैं और वो मास्क हो जाता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है उसे न्यूक्लियस से।